हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बहुत थक गई हूँ। पता नहीं बाज़ दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि आप थक जाते हैं, हालांकि आपने न तो जिस्मानी मशक्क़त की होती है और ना ही ज़हनी। फिर भी ज़िंदगी बेकार लगती है, अपना वजूद बोझ लगता है। मेरे जैसा लोगों के लिए हर दिन एक जैसा होता है। हाँ, बाज़ दिन ज़्यादा बुरे होते हैं और बाज़ दिन कम। ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत पर मैं सोचा करती थी कि शायद ये आखिरी मुसीबत हो और उससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आ सकती। लेकिन वो सब ठीक नहीं था। जितनी ज़िल्लत आज मैंने महसूस की है, दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पहले ही दिन से ज़ारून अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे उससे कोई नुकसान पहुंचेगा, और आज ऐसा ही हुआ है। आज मैं काफ़ी जल्दी कॉलेज चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ नोट्स बनाने थे, और मैंने सोचा कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करवा कर ये काम कर लूँगी। सो मैंने लाइब्रेरी से किताबें इशू करवाई और वापस एक कोने में बैठकर अपना काम करने लगी। इस काम को आज ही ख़त्म करने के लिए मैंने शुरू की चंद क्लासेस मिस भी की। उस वक्त मैं अपनी फ़ाइल में कुछ पॉइंट्स का इजाफा कर रही थी जब मैंने ज़ारून को अपने ग्रुप के साथ बातें करते हुए करीब ही सुना। वो शेल्फ के दूसरी तरफ थे। मैं अपना काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी, इसीलिए उनकी बातों से डिस्टर्ब नहीं हुई, बल्कि गैर इरादतन तौर पर उनकी बातें सुनने लगी। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की नगमा आजकल बड़े साथ साथ होती है तुम्हारे, खैर तो है। ये असमारा की आवाज़ थी और जवाब की मुंतज़िर थी। ये सवाल उसने किससे किया है? कम ऑन यार, तुम्हें तो ख्वाब में भी मेरे साथ लड़कियां नज़र आती है। अब बंदा यूनिवर्सिटी में मुंह पर टेप लगाकर तो नहीं फिर सकता। जब को एजुकेशन है तो हलो हाय तो होती ही रहती है। मैंने ज़ारून की आवाज़ को पहचान लिया। खैर, बात सिर्फ हाय हलो तक ही रहे तो ठीक है, मगर तुम हलो हाय ही पर भी लंच की दावत देने से नहीं चूकते। कल मैंने तुम्हें उसके साथ पीसी में देखा था, तो उससे क्या होता है? मैं सिर्फ कल ही नहीं परसों भी वहाँ उसके साथ गया था। आखिर ये किस किताब में लिखा है कि आप किसी लड़की के साथ लंच पर नहीं जा सकते? ज़ारून की आवाज़ झुंझलाई हुई थी। छोड़ो यार, तुम किन फजूल बातों में लग गए हो? क्या यहाँ तुम लड़ने के लिए आए हो? इस बार फारूक बोला। मैं लड़ नहीं रहा, बात क्लियर कर रहा हूँ। नगमा के पास बहुत अच्छी किताबें हैं और वो CSS की तैयारी भी कर रही है। मुझे उससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, और बस अब वो मेरी इतनी मदद कर रही है और मैंने घर उसे होटल में लंच करवा दिया, तो असमारा को क्यों एतराज़ हो रहा है? चलो, नगमा तो तुम्हारी मदद कर रही है, मगर कशफ कौन सी मदद कर रही है जो तुम इस तरह उसके आगे पीछे फिरते हो? मैं असमारा के मुंह से अपना नाम सुनकर बेचैन हो गई थी। वो असमारा की बात पर हंसने लगा था। चलो, अब तुम कशफ से भी जेलस होना शुरू हो गई। कम ऑन यार, मैं उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बन नहीं रही, और तुम्हें ख्वामखा गलतफहमी। मैं इस गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ और ना ही जेलस हो रही हूँ। तुम तो कहा करते थे कि कशफ जैसी लड़कियों से तुम बात करना भी पसंद नहीं करते। अफेयर चलाना तो दूर की बात है, और अब उसे सलाम करते फिर रहे हो। उसके पास से बात किए बगैर गुजर जाओ, ये तो नामुमकिन है। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। मैं बिल्कुल साकित हो गई थी। असमारा के लहजे में मेरे लिए बहुत तलखी थी। मैंने कब कहा कि मेरा रवैया उसके साथ नहीं बदला है? हाँ, बदल गया है, लेकिन सिर्फ किसी खास मकसद के तहत, वरना मैं उस जैसी लड़की के बारे में अब भी वही ख्यालात रखता हूँ जो पहले रखता था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो कॉलेज में मेरी वजह से बदनाम हो जाए। जितनी नेक नाम वो बनती है, मैं बस वो नेक नाम ही ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं उस पर आशिक हो गया हूँ, उससे शादी वादी का इरादा रखता हूँ? नहीं यार, ऐसा नहीं है। कशफ जैसी लड़कियाँ हमारे लिए सिर्फ तफरीह होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो बस सर अबरार को दिखाना चाहता हूँ कि वो भी आम सी लड़की है, उसमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं, और उस जैसी लड़कियाँ कभी भी नाकाबिल तस्खीर नहीं होती।
बस उन्हें फंसाने में कुछ वक्त लगता है। मगर ज़ारून उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, ओसामा ने कहा। वो अपनी कीमत बढ़ा रही है। मैंने कहा ना कि इन मिडिल क्लास लड़कियों को फंसाने में वक्त लगता है, मगर बिला आखिर फंस ही जाती है। अच्छा, अगर वो तुम्हारी प्लानिंग समझ गई और तुम्हारे जाल में न फंसी तो? ओसामा, वो मेरी चाल को कभी नहीं समझ पाएगी। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब तुम उसे ये सब बता दो, और तुम ऐसा नहीं करोगे और वो मेरे जाल में फंसेगी क्यों नहीं? मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी उन जैसी लड़कियों को तलाश होती है। अमीर हूँ, खूबसूरत हूँ, ब्राइट फ्यूचर है, एक ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कश्यप जैसी लड़कियाँ मेरे जैसे लड़कों के ही तो पीछे है, इस आस में कि मैं उनसे शादी कर लूँगा और वो मुझे जीना बनाकर अपना क्लास अपर क्लास में आ जाएगी। बहुत खुशदिली से उसका कहा गया एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। वो सब हंस रहे थे और वो उससे कह रही थी, ज़ारून, अगर तुम उससे फ्लर्ट करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें डिनर दूंगी, वरना तुम देना। एक औरत दूसरी औरत को शिकार बनाने के लिए एक मर्द को तरगीब दे रही थी। लाइब्रेरी में बैठा हुआ कोई शख्स ये नहीं जानता था कि जिस कशफ की बात वो कर रहे थे वो मैं थी, मगर मुझे लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे ही देख रहा था, मुझ पर ही हंस रहा था। फिर मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। मैं खुद को सब कुछ करते देख रही थी, मगर रोक नहीं सकती थी, ऐसे जैसे मैं कोई दूसरी लड़की थी। मैंने अपनी फाइल बंद की, किताबें उठाई और लाइब्रेरियन को जाकर वापस कर दी। फिर मैं शेल्फ के इस तरफ आई थी जहाँ वो बैठे थे। वो सब अब किताबें खोले कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा। ज़ारून अपनी फाइल खोले कुछ लिख रहा था और फिर उसने सिर उठाकर फारूक से कुछ कहा। तब फारूक की नज़र मुझ पर पड़ी थी। कशफ, आप? बेइख्तियार उसने कहा था। फिर उनका पूरा ग्रुप मेरी तरफ मुतवज्जह हो गया था। मैं आहिस्ता से चलती हुई उसके मुकाबिल खड़ी हुई। फिर मैंने उसके सामने रखे हुए पेपर्स उठाए, उन्हें फाड़ा और पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा। वो एकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का सारा इत्मीनान रुखसत हो गया था। ये क्या बदतमीज़ी है? ये तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल मुनासिब सलूक है। बदतमीज़ी उन्हें लगनी चाहिए जिन्हें खुद कोई तमीज़ हो, और तुम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब वही है जो तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। मुझे हैरत थी कि मैं बड़े सुकून से उससे मुखातिब थी। मेरे हाथ पैरों में कोई लर्जिश नहीं थी, ना आवाज़ में कपकपाहट। तुमने मेरे पेपर्स क्यों फाड़े हैं? सिर्फ तुम्हें यह जताने के लिए कि तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक इन पेपर्स के बराबर भी नहीं है। तुम किस कदर गैर अहम और छोटे आदमी हो, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई हूँ। वो और लड़कियाँ होंगी जो तुम्हारी तफरी का सामान करती होगी, और वो भी और होगी जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती होगी, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ, तुम जैसों को फंसाने के लिए नहीं। और तुम्हें अपने बारे में क्या खुशफहमी है? क्या है तुम्हारे पास कि तुम खुद को अन्नदाता समझने लगे हो? जिन चीज़ों को तुम चंद लम्हों पहले गिनवा रहे थे, मुझे उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात जानकर मुझे हैरत नहीं हुई। वो तब होती जब तुम मेरे बारे में या किसी भी औरत के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते, मगर तुम्हारा कसूर नहीं है। ये उस तरबियत का कसूर है जो तुम्हें दी गई है। ये उस रुपए का कसूर है जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कमाते हैं। हैरानगी तो तब होती जब तुम जैसे लोगों में कोई शरीफ हो, किसी का किरदार अच्छा हो, और तुम्हारे बद किरदार होने में तो मुझे कोई शुबा नहीं रहा था। मैं शायद और बोलती, मगर उसके ज़ोरदार थप्पड़ ने मुझे खामोश कर दिया था। एक लम्हे के लिए मैं साकित हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने लोगों के सामने मुझ पर हाथ उठा सकता है। उसामा और फारूक उसे खींचकर पीछे कर रहे थे और वो खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जह हो चुके थे और वो चीख चीख कर कह रहा था, उसामा, छोड़ दो मुझे। ये खुद को क्या समझती है? इसने मुझे बदकिरदार कहा है। मैं इसे बताऊंगा इसकी औकात क्या है। वो दोनों उसे पीछे धकेल रहे थे। फारूक उससे कह रहा था, बैठ जाओ ज़ारून, तमाशा ना बनाओ यार। तुम्हें ये क्या हो गया है? जो बात है हम अभी क्लियर कर लेते हैं। जो जैसा होता है उसे वैसा कहो। तो वह इसी तरह चिल्लाता है जैसे तुम चिल्ला रहे हो। चोर को चोर कहो तो उसे तकलीफ होगी। मुझे हैरत थी कि मैं उससे खौफजदा नहीं थी।
मेरी बात पर वो फिर भड़क उठा था। उसामा उसे मजबूती से पकड़े जकड़े हुए था और वो चिल्ला रहा था, उसामा मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फारूक ने मुझसे कहा था, कशफ आप यहाँ से चली जाए। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। तुमने मुझे इसीलिए मारा है क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी बुनियाद पर तुम किसी पर भी हाथ उठा सकते हो, और मैं तुम्हें इसीलिए नहीं रोक पाई क्योंकि मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। मगर मैं उस वक्त का इंतज़ार करूंगी जब मेरे पास भी इतनी ताकत आ जाएगी कि मैं तुम्हें इससे भी ज़ोरदार थप्पड़ मार सकूं। तुम मारोगी मुझे? तुम हो क्या? तुम्हारी क्या औकात है? मिडिल क्लास की एक लड़की जिसके माँ बाप के पास इतने रुपए नहीं कि वो उसकी तामीली अखराजात उठा सके, जिसके चेहरे पर कोई दूसरी निगाह डालना पसंद नहीं करता, मामूली हैसियत की एक मामूली लड़की। अगर मैं मामूली लड़की हूँ तो फिर मेरा नाम क्यों लेते हो, जिक्र क्यों करते हो? इस कॉलेज में बहुत सी मेरे जैसी लड़कियां हैं, तुम हर एक को तो मामूली नहीं कहते हो, और अगर उन्हें भी मामूली कहते हो तो इसका मतलब है कि मैं मामूली नहीं हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं गरीब हूँ। ये शर्म की बात नहीं है कि आपके पास तालीम हासिल करने के लिए रुपए ना हो, आपके पास अच्छा खाने अच्छा पहनने के लिए पैसा ना हो। शर्म की बात तो ये है कि आप बद किरदार हो, आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हो, आपको किसी की इज्जत करना ना आता हो। काबिल शर्म चीज़ें ये है, गुर्बत कोई काबिल शर्म चीज़ नहीं है। तुमने कहा था कोई लड़की नाकाबिल तस्खीर नहीं होती। तुम्हारा वास्ता इन जैसी लड़कियों से पड़ता रहा है। मैंने असमारा की तरफ इशारा किया था। हाँ, ये वाकई तस्खीर की जा सकती है, मगर मेरी जैसी लड़कियाँ तुमने कभी देखी ही नहीं है। मैं कशफ मुर्तज़ा नाकाबिल तस्खीर हूँ। तुम्हारे जैसे लोग आते जाते रहते हैं, मेरे जैसे लोग हमेशा रहते हैं। तुमने कहा था कि अगर ये मुझसे फ्लर्ट करने में कामयाब हुआ तो तुम इसे डिनर दोगी। ये शर्त तुम मुझसे लगाओ, अगर ये मुझसे फ्लर्ट करने में कामयाब हुआ तो मैं तुम्हें डिनर दूंगी। मैंने असमारा से कहा था और वो भड़क उठी थी। शट अप, मैं तुम्हारे साथ बात करना अपनी इंसल्ट समझती हूँ। कितनी खुददार हो तुम, कितनी बुलंद हो तुम। मेरे साथ बात करते हुए इंसल्ट होती है, मेरे बारे में बात करते हुए नहीं। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। फिर मैं मजीद किसी से कुछ कहे बगैर सीधी हॉस्टल आ गई थी। पहले छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना आ जाता था, मगर आज तो मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अब रोना नहीं चाहती। मेरी आंसुओं से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कौन सा अर्श हिल जाएगा? क्या फ़ायदा होता है ऐसे आंसुओं का जिससे किसी का दिल मोम ना हो, ना दिमाग कायल। जिससे वो तोड़ फोड़ मेरे अंदर शुरू हो गई, फिर से वो तोड़ फोड़ मेरे अंदर शुरू हो गई है, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। मैंने उससे झूठ बोला था कि उसकी कोई चीज़ मुझे मुतासिर नहीं करती और दौलत मेरे लिए गैर अहम है। हाँ, वो सब मुझे अच्छा लगता है जो उनके पास है, मगर क्या करूँ, मैं ये चीज़ें छीन नहीं सकती हूँ। फिर झूठ बोलने में क्या हर्ज है? मुझे अभी तक अपने गाल पर दर्द हो रहा है और इस अज़ियत को मैं कभी नहीं भूल सकती, न भूलना चाहूँगी। आज फिर मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसे मेरी परवाह नहीं है, वैसे जैसे मुझे उसने नहीं किसी और ने बनाया है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मैं जानती हूँ, मगर फिर भी वो मुझसे नाराज़ है और नाराज़ ही रहता है। अगर मुझे ये यकीन होता कि उसे मुझसे मोहब्बत है तो शायद ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती, मगर उसने मेरे नसीब में बस ज़िल्लतें लिख दी। वो मुझे सिर्फ ज़िल्लत देना चाहता है। मेरा दिल जानता है, मैं उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दूँ, चिल्लाऊँ, खूब ज़ोर से चिल्लाऊँ, उसे बता दूँ कि वो मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहा है, मगर आज मैं बहुत परेशान हूँ और कोई चीज़ भी मेरी परेशानी दूर करने में नाकाम रही है। बाज़ मेरे चेहरे को कितना धोखा देते हैं। आप उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि वो बेजार है। आज मैं बहुत परेशान हूँ और कोई चीज़ भी मेरी परेशानी दूर करने में नाकाम रही है। बाज़ चेहरे इंसान को कितना धोखा देते हैं। आप उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि वो बेजार है, उनसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और फिर हमें सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं से पहुंचता है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि बेजार खामोश सी रहने वाली लड़की के अंदर इतनी आग है? वो इस तरह बोल सकती है। वो मुझे एक आतिश फशन की तरह लगती है।
मैं सोच नहीं सकता था कि वो वहाँ लाइब्रेरी में मौजूद होगी। एक तूफान की तरह आई थी वो और मुझे हिलाकर चली गई थी। पूरी लाइब्रेरी में उसने मुझे तमाशा बनाकर रख दिया था। उसने मुझे बदकिरदार कहा था और अगर उसामा और फारूक ने मुझे न पकड़ते तो मैं उसे जान से ही मार देता। उसामा और फारूक मुझे वहाँ से सीधा घर लाए थे और देर तक मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते रहे। मुझे हैरत थी कि वो कशफ की तरफदारी कर रहे थे और सारा कसूर मेरे सिर पर डाल रहे थे। सही मायनों में आस्तीन के सांप है दो। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन दोनों को भी शूट कर दूं। मेरे दिल से अब तक कशफ के खिलाफ गुस्सा और नफरत खत्म नहीं हुई। उसने मेरे साथ जो किया है वो कभी नहीं भुला सकता, भूलना चाहूँ तब भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कशफ, और मेरी याददाश्त में रहना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। काश तुम्हें जान से मार सकता। आज पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं कॉलेज गई थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस वाक़ये के फ़ौरन बाद कॉलेज जा सकती। पूरा हफ्ता मैं डायरी लिख नहीं पाई। लिखने को था भी क्या, सिर्फ आंसू। 1 हफ्ता पहले मैंने सोचा था कि मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, मगर ऐसा नहीं था। डायरी लिखने तक मैं गुस्से और शौक में थी, और जब अपने एहसास को समझ पाती तो बेख्तियार रोने लगती थी। मैं हॉस्टल की छत पर चली गई और खुद को वहाँ से नीचे फेंक देना चाहती थी। मौत का तस्वुर मुझे बहुत तस्कीन पहुँचा रहा था, मगर मैं खुद को मार नहीं सकती। बहुत से चेहरे और आवाज़ें मेरे कदमों से लिपट गई थी। मेरे माँ बाप की, बहन के चेहरे, उनकी उम्मीदें, उनके ख्वाब, उनकी आवाज़ें, सब ने मुझे जकड़ लिया था और मैं रुक गई थी। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं उनके ख्वाबों को छीनूं, उन्हें रौंद डालूं। फिर मैं वहाँ बैठकर रोती रही थी। उन 7 दिनों में मैंने कुछ और नहीं किया। हर चीज़ जैसे ख़त्म हो गई है। अब वो दोबारा से मुझे खुद को जोड़ना है, जिंदा रहना है। और आज खुद पर जबर करते हुए मैं कॉलेज चली गई थी। डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए मैंने ज़ारून के ग्रुप को देख लिया था। वो सब किसी बात को बुलंद आवाज़ में डिस्कस कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं उनसे अभी कुछ दूर थी और पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पांव काँप रहे हैं। मुझे उन लोगों के करीब से गुजरकर क्लास में जाना था और मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं कब तक और किस किस से भागती। सामना तो मुझे करना ही था। बड़ी खामोशी से मैं उनके पास से गुजरी थी। मुझे देखने के बाद वो भी बिल्कुल चुप हो गए थे और यही खामोशी मेरे क्लास में दाखिल होते वहाँ भी छा गई थी। अपने इस्तकबाल से मैं समझ गई थी कि लाइब्रेरी का वाक़या उन लोगों के इल्म में आ चुका है। जाहिर है ये बात छुप नहीं सकती थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि कोई टीचर मुझसे इस वाक़ये के बारे में बात न करे और सारी क्लासेस मामूल के मुताबिक होती रहे। टीचर्स ने मेरी गैर हाजिरी के बारे में ज़रूर पूछा, मगर और कुछ दरियाफ्त नहीं किया। लेकिन सर अबरार ने मुझे देखते ही पूछा था, आप इतने दिन कहाँ थी? पता नहीं उनका लहजा सख्त था या सिर्फ मुझे ही लगा। सर, मुझे कुछ काम था। मैंने वही जुमला दोहराया जो मैं सुबह से दोहरा रही थी। क्या काम था आपको? सर, मुझे कुछ नोट्स बनाने थे। मैंने एक और झूठ बोला। आप और ज़ारून इस पीरियड के बाद मेरे ऑफिस में आए। उन्होंने वो बात कही थी जिससे मैं बचना चाह रही थी। अगली 2 क्लासेस लेने के बाद मैं उनके ऑफिस चली गई थी। वहाँ वो पहले से ही मौजूद था। सर अबरार ने मुझे देखकर अपनी टेबल के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया था। आओ कशफ, बैठो यहाँ पर। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन लाइब्रेरी में क्या हुआ था? उन्होंने बगैर किसी तहमीद के पूछा था। किस दिन सर? मैंने लापरवाही जाहिर करने की कोशिश की थी। उसी दिन जिस दिन के बाद से आप कॉलेज नहीं आ रही। इस दफ़ा उनका लहजा खासा सख्त था। सर, कुछ नहीं हुआ था। मुझे उनके चेहरे पर हैरानी नजर आई थी। शायद वो मुझसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे। अगर कुछ नहीं हुआ तो इसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? वो शायद अब 2 टूक बात करना चाहते थे। ये सवाल आपको थप्पड़ मारने वाले से करना चाहिए। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने ज़ारून की जानिब रुख कर लिया। तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? इसने मुझे बदकिरदार कहा था और ये सुनकर मैं इसे मेडल देने से तो रहा। अब तुम बताओ कि तुमने ऐसी बात क्यों कही? मुझे उनके लहजे से बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। वो बदकिरदार है, इसीलिए मैंने उसे ऐसा कहा था। आप यहाँ पढ़ने आती है या दूसरों के बारे में नतीजे निकालने?
दूसरों के बारे में बात करने का हक आपको किसने दिया है? अगर ये बात वो आपके बारे में कहे तो शर्म ना आनी चाहिए आपको। वो एकदम मुझ पर बरस पड़े थे। मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं है। मैं अब भी कहूँगी कि ये एक बदकिरदार शख्स है। उनके गुस्से की परवाह किए बगैर मैंने अपनी बात को पूरी की थी। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स में शामिल हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत अंदाज़ा लगाता रहा। तुम्हें तो उस्ताद से बात करने की तहजीब नहीं है। मैं समझ रहा था कि शायद जारून ने गलती की है और उसे माजरत करनी चाहिए, मगर माजरत तो तुम्हें करना चाहिए। मेरा ख्याल था कि तुम एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई है, मगर तुमने मेरे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया है। इन सब तारीफ़ों के लिए शुक्रिया। वाकई मेरी अच्छी तरबियत नहीं हुई है, इसीलिए कि मेरे ख़ानदान के पास पैसा नहीं था। इनके ख़ानदान के पास पैसा था, सो इन्होंने इसकी बहुत आला तरबियत की। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। ये जितना बाकिरदार है वो भी जानते हैं। आपने कभी इसके अफेयर्स पर बात की है? आज इसे बदकिरदार कहने पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा क्यों कहा। ये सब कुछ ना होता अगर मैं भी इसके साथ फिरने वाली लड़कियों की कतार में शामिल हो जाती, फिर सब कुछ ठीक रहता। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने फ्लर्ट होने से इनकार किया है, और मुझे अपनी इस गलती पर ना कोई अफसोस है ना कोई पछतावा। आपको मुझे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ चंद महीनों की बात है। जहाँ तक इस शख्स का ताल्लुक़ है तो मेरे नज़दीक इसकी ना कोई अहमियत है ना इज़्ज़त। अगर मैं अखलाकी एतबार से इसकी तरह गिरी हुई होती तो इसके लिए कोई ज़्यादा ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल करती। फिर सर अबरार के रद्दोअमल का इंतज़ार किए बगैर मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई थी। मैं क्यों सफाइयाँ देती उन्हें जब मेरा कोई कसूर नहीं था। वो मुझे बुरा समझेंगे तो समझते रहे। जब अल्लाह की नज़र में मैं बुरी हूँ तो दुनिया की नज़र में अच्छा बनकर क्या करना है। पता नहीं मेरे सारे दिन एक जैसे क्यों होते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से भरपूर। आज फिर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा है और इसकी वजह वही थी। आज उस वाक़ये के बाद वो पहली बार कॉलेज आई थी। हम लोग उस वक्त डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर खड़े बातें कर रहे थे। जब वो नज़र आई थी, सिर झुकाए बड़ी खामोशी से वो हमारे पास से गुजरी थी। सर अबरार ने उस वाक़ये के दूसरे दिन ही मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि उसने मुझे बदकिरदार कहा था, मगर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो बगैर किसी वजह से के ऐसी कोई बात कर सकती है। मैंने उनसे कह दिया था कि जब वो कॉलेज आए तो खुद ही उससे पूछ लेना, और आज सर अबरार ने उसे देखते ही अपने कमरे में बुलवाया था। मैं खौफज़दा था कि वो सर अबरार को सारी बात बता देगी, लेकिन उसने जिस तरह बात की थी उसके अंदाज ने मुझे और ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। उसने कुछ ना बताते हुए भी सब कुछ बता दिया था। उसके जाते ही सर अबरार ने मुझसे कहा था, तुमने इसे क्या कहा था जो इसने तुम्हें बदकिरदार कहा था? सर, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसे गलतफहमी हो गई थी। मैंने झूठ बोलना ज़रूरी समझा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कोई लड़की इतनी बड़ी बात बगैर वजह के नहीं कर सकती, और फिर वो भी कश्यप जैसी लड़की। नहीं, उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई होगी, तुमने ज़रूर उसे कुछ कहा होगा। सर अबरार का लहजा बहुत खुश था। हाँ, मैंने उसके बारे में कुछ रिमार्क्स दिए थे, लेकिन उसके सामने नहीं। पहल मैंने बहरहाल नहीं की थी। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। क्या रिमार्क्स दिए थे तुमने? सर अबरार के अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी, और पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे अल्फाज इस कदर भी बेज़रर नहीं थे कि मैं उन्हें सर अबरार के सामने दोहरा पाता। सर, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में कुछ कहे तो हमारा वाकई मतलब हो। कुछ बातें हम वैसे ही कह देते हैं, दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए, मगर ज़रूरी नहीं कि हम वाकई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैंने असल बात बताने से पहले थोड़ा झूठ बोलना सही समझा, और फिर उन्हें सारी बातें बताता गया, और ये यकीनन उस सारी बकवास का कुछ हिस्सा होगा। सारी बात बताने की हिम्मत तो तुम कभी नहीं कर सकते। मैं उनकी बात पर सर नहीं उठा सका। फिर तुम्हें लफ्ज़ बदकिरदार गाली क्यों लगा? उस सारी बकवास के बाद तुम अपने आप के लिए कौन सी इज्जत और लक़ब चाहते थे? मेरा ख्याल था कि तुम्हारे सारे अफेयर्स उन्हीं लड़कियों तक महदूद है जो खुद भी यूनिवर्सिटी में इंजॉयमेंट के लिए आती है, मगर तुम इस हद तक गिर चुके हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो उससे तुम्हारे मुंह पर मारना चाहिए था। तुम औरत की इज्जत करना भूल गए हो। अपने दोस्तों में बैठकर तुम ऐसी बातें करते हो। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए।
उनका हर लफ्ज़ मेरी शर्मिंदगी के बोझ में इजाफा कर रहा था। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं अपनी चेयर से उठा और उनके करीब कारपेट पर पंजों के बल बैठ गया। आई एम सॉरी। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मगर ये मेरी पहली गलती थी। क्या मुझे एक चांस नहीं देंगे? तुमने मुझे इतना सदमा पहुँचाया है कि मैं बयां नहीं कर सकता। मैंने आज तक तुमसे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में इसीलिए बात नहीं की क्योंकि कोई गलत बात मुझ तक नहीं पहुँची, और फिर तुमने अपनी स्टडीज़ के मामले में भी लापरवाही नहीं बरती, मगर तुमने तो मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। मैंने हमेशा तुम्हें बेटे की तरह चाहा है, इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुँची है। तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मैं कभी उससे इस सिलसिले में बात न करता, मगर तुम्हारी बात और है। मुझसे माजरत करके क्या होगा? तुम्हें उससे माजरत करना चाहिए जिसके साथ तुमने ये सब किया है। उनके आखिरी जुमले पर मेरी बहाल होती हुई सांस दोबारा रुकने लगी थी। सर, क्या ये ज़रूरी है? मैंने बहुत बेबस होकर उनसे पूछा था। बेहद ज़रूरी है। उनका नरम पड़ता हुआ लहजा दोबारा सख्त हो गया था और मैंने मजबूरन हामी भर ली। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे माजरत करूँगा उससे जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। मैं उससे कैसे कहूँगा कि मुझे अपने किए पर अफसोस है, हालांकि मुझे कोई अफसोस नहीं है। उस सारे तमाशे में मुझे क्या मिला है? मैं उसे फ्लर्ट नहीं कर पाया। सर, अबरार के सामने उसकी इमेज खराब करते करते मैं अपनी इमेज खराब कर बैठा। कॉलेज में बदनाम हो गया। कोई एक शिकस्त है जो उसने मुझे दी है। एक बात तो तय है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। हर गुजरते दिन के साथ मेरी नफ़रत में इजाफा हो रहा है। शायद मुझे उसे इतनी अहमियत देनी ही नहीं चाहिए थी। मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ और यह एहसास मुझे देर से हुआ है। कॉलेज से फ्री होने में बहुत थोड़ा अरसा रह गया है और फिर मुझे अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना होगा। ये सोचकर ही मुझे वहशत होती है कि मुझे वापस अपने घर जाना होगा और जब तक कोई जॉब नहीं मिलती वहीं रहना होगा। वहाँ की किसी भी चीज़ से मुझे अपनायत नहीं है, पर अभी तो मुझे फाइनल सेमेस्टर का मरहला तय करना है। ज़ारून मुझसे माजरत करने के बाद कॉलेज से गायब हो गया था और मैं बहुत मुतमईन थी, मगर अब वो फिर से कॉलेज आने लगा है और मेरी सारी खुशी रुखसत हो गई है। मैं खौफजदा हूँ कि कहीं वो फिर पहले जैसी हरकत ना करे। कितना मुश्किल होता है हम जैसे लोगों का इज्जत से रहना, मगर मुझे अपने और अपने ख़ानदान के लिए इज्जत हासिल करनी है हर कीमत पर। और ये इज्जत मुझे किसी के साथ नेकी करके नहीं मिलेगी। इज्जत सिर्फ रुपए से मिलती है। दूसरे लोग शायद नेकी करके उसके बदले इज्जत की ख्वाहिश करे और हो सकता है खुदा उन्हें इज्जत दे भी दे, मगर मुझे किसी नेकी के बदले खुदा नई आजमाइश तो दे सकता है, इज्जत नहीं। अगर खुदा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता तो मैं भी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगी। यहाँ जो लोग गुनाह करते हैं सिर्फ वही ऐश और मज़े करते हैं। नेकी करने वाले तो सिर्फ धक्के खाते हैं और मैं अब धक्के खाना नहीं चाहती। आज से मेरी आज़ादी और बेफिक्री के दिन शुरू हो रहे हैं। कल CSS का आखिरी पेपर था और आज मैं दोपहर तक सोता रहा हूँ और उठने के बाद मैं खुद को बिल्कुल आज़ाद और मुतमईन महसूस कर रहा हूँ। अभी मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और फिर फाइनल ईयर के पेपर भी देने हैं, मगर अब मैं उनके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा CSS का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तभी अपनी मर्ज़ी के डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ। पिछले 2 माह से मैं कॉलेज को तो जैसे भूल ही गया था और अब कल से फिर वहाँ जाना शुरू करूँगा। और आज मैं कॉलेज को बहुत मिस कर रहा हूँ। वहाँ की हर चीज़ मुझे याद आ रही है, हत्ता की कशफ भी। अच्छा ही हुआ कि मैंने माजरत कर ली। गलती वाकई मेरी थी और पता नहीं क्यों मेरा दिल उसे देखने को चाह रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि जब मैं कॉलेज जाना शुरू करूँगा तो वो मुझे देखेंगी भी नहीं, और अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा तो वो शायद भाग ही जाए। मगर फिर भी आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। आज मेरा तामीली दौर ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी के ये बाब मुकम्मल हो गया है और अब मुझे अमली ज़िंदगी में कदम रखना है। आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती, ना ही मुझे कोई खुशफहमी है। अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद वही होता है जिसके पास रुपया हो, और मेरे जैसे लोगों का मुस्तकबिल तो हमेशा ही गैर महफूज होता है। कल मैं अपने शहर वापस चली जाऊंगी। अगर एक नज़र कॉलेज के दौर पर डालूं
तो हैरत होती है कि ये तल्खियों भरा था और कितनी जल्दी गुजर गया। इस अरसे के दौरान मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। हाँ, दुश्मनों की तादाद में इजाफा ज़रूर हुआ है। ये मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है, बस मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। अभी एक तवील सफ़र मुझे तय करना है और मैं जानती हूँ मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। आज मैंने एक नज़्म पढ़ी थी, इसकी सिर्फ एक लाइन मुझे अच्छी लगी थी। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़क्त चंद ही रोज़। मेरे दिल को छू लिया था इस लाइन ने। कितना अच्छा होता कि मैं भी अपने आप को कभी ये कहकर तसल्ली पाती, मगर मेरी परेशानियां चंद रोज़ की नहीं है। मुझे अभी बहुत जिद्दोजहद करना है। कभी तो सिर्फ सोचकर थकान होने लगती है। मुझे अपनी बहनों के बढ़ते हुए कद से खौफ आता है। मेरे माँ बाप के चेहरे पहले से भी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और अभी तक हमारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर अल्लाह ने मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां डालनी थी तो फिर उसको चाहिए था कि वो मुझे ये यकीन भी देता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फिर शायद ज़िंदगी मुझे इतनी मुश्किल न लगती। मगर उसने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की। क्या मैं सिर्फ इसीलिए उसे अच्छी नहीं लगती कि मेरे पास दौलत नहीं है? क्या अल्लाह भी इंसानों में तफरीक करता है? मैं आज फिर परेशान हूँ और ये कोई नई बात नहीं है।